जय हिंद दोस्तों। और अभी हम कर रहे हैं 10वीं क्लास का वीडियो और उसमें देखो ये हमारा पार्ट 2 है। हम लोग चैप्टर 9 देख रहे थे और चैप्टर 9 में भी देखो क्या हमने जाना था। उस समय प्रकाश को लेकर हमारी बातचीत हुई थी और आज उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। उस दिन हमने प्रकाश की डेफिनेशन के बारे में जाना कि प्रकाश क्या है और ये भी जाना कि परावर्तन की परिभाषा क्या है। साथ ही कुछ परावर्तन के नियम भी हमने देखे हैं और आज जो हमारी बातचीत है वो उससे आगे रहेगी। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि चीज़ों को फील कीजिए समझने के साथ साथ तो और बेस्ट होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अपन ये पढ़ने वाले हैं, लास्ट हमने ये पढ़ा था कि जो गोलीय दर्पण है उसके बारे में। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये बातचीत हमारी हुई है। एक तो अवतल दर्पण को लेकर बात थी और दूसरा था उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल, और असल मायने में एक अवतल दर्पण हम उसे कहेंगे जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की गई हो और साथ ही उसका जो अंदर की तरफ धंसा हुआ पृष्ठ है वो पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो, यानी परावर्तन के लिए जो उपयोग में लाया जाता हो। तो ये यहाँ पे जो रेखा है इसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे। हमने बताया भी है आपको कि ये मुख्य अक्ष के रूप में। और एक बात ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो वक्रित है इस तरीके से, तो इसका एक महत्वपूर्ण गुण भी है। गुण क्या है कि अपने पृष्ठ पर जो भी समांतर किरणें आएगी उन समांतर किरणों को ये F से गुजारने की कोशिश करेगा। ये बिंदु F, भाई समांतर आने वाली किरण जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम लोग उसका फोकस बिंदु कहते हैं। और उस फोकस बिंदु से ध्रुव O तक की जो दूरी है इस दूरी को हम फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी किरण समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो हमेशा ही कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु F से गुजरेगी। अच्छा, ये जो दूसरी वाली किरण आप देख रहे हैं ये भी कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु F से गुजरेगी। इस तरीके से अगर कोई किरण यहाँ पर आई तो वो भी फोकस बिंदु F से गुजरेगी, क्योंकि ये इस तरीके से वक्रित है तो किरणों को ऊपर ले जाएगा। बोर्ड एग्जाम में ये अनिवार्य है कि आप किरणों की दिशा को रिप्रेजेंट करो वहाँ पे। तो किरणों की दिशा को आपको दर्शाना है इस तरीके से। हर प्रत्येक किरण के आने की और जाने की जो है यहाँ पे वो आपको दर्शाना है। अच्छा, कोई किरण यहाँ पर भी आई तो वो भी उसे कहाँ से गुजारने की कोशिश करेगा? फोकस बिंदु F से गुजारने की कोशिश करेगा। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो इस दर्पण का एक गुण है। क्या गुण है? कि अपने पृष्ठ पर आपतित सभी किरणों को ये एक बिंदु पे क्या करता है? केंद्रित करता है। जो भी समांतर किरणें आएगी उनको फोकस बिंदु पे केंद्रित करेगा, यानी कि एक बिंदु पे उसे मिला देगा। तो ये इसका एक गुण भी है। और ये बात आपको ध्यान भी रखनी है। बहुत सारे प्रतिबिंब हम बनाएंगे वस्तु को लेके, तो प्रतिबिंब में ये कहानी हमारे काम आएगी। दूसरा, अब सवाल ये उठता है कि अगर दर्पण इस तरीके से हो, मतलब दर्पण उत्तल हो जिसके अंदर धसे हुए भाग पर क्या की गई हो? पॉलिश, तो उस समय क्या होगा? तो समझिए ये इसकी मुख्य अक्ष है जैसा कि हमने पढ़ा भी है और ये बिंदु O है। साथ ही अब अगर यहाँ पे कोई समांतर किरण आती है तो ये तो इसे ऊपर भेज देगा इस तरीके से, क्योंकि ये बाहर की तरफ वक्रित है। तो क्या यहाँ पर फोकस बिंदु नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ भी फोकस बिंदु होगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो फोकस बिंदु कहाँ होगा। लेकिन अगर कोई किरण नीचे भी आई इस तरीके से तो वो भी इस तरीके से चली जाएगी। यानी ये इस तरीके से वक्रित है तो ये इसको नीचे भेज देगा। और अब फोकस बिंदु, भाई किरणें काटती हैं फोकस पे, लेकिन यहाँ तो किरणें काट भी नहीं रही है। तो अपन क्या करेंगे? किरण को जाने की दिशा में, एक कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए, किरण की जाने की दिशा में ऐसे इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। पीछे की तरफ कैसे बढ़ाएंगे? किरणों को, जैसे कि किरण जा रही है तो जाने की जो दिशा है उसके ऑपोजिट, और अब की बार जाने की दिशा ये है तो इसके ऑपोजिट में इसको इस तरीके से बढ़ाऊंगा, है ना। जैसा भी होगा, जहाँ पर ये दोनों काटेगी वहाँ इसका फोकस होगा, वहाँ इसका फोकस होगा। यानी अगर कोई प्रेक्षक यहाँ पर खड़ा होके अगर देखता है इस किरण को तो उसे लगता है कि वो किरण यहाँ से नहीं आ रही है बल्कि कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। यानी किरण ऊपर से आती हुई प्रतीत होती है, इधर से आती हुई प्रतीत होगी उसको, यहाँ खड़े व्यक्ति को। यहाँ से अगर वो इस किरण को देख रहा है तो ये यहाँ से निकलती हुई नहीं दिखेगी इसे, बल्कि यहाँ से आती हुई दिखेगी, है ना। तो हम अगर कहीं पे ऐसा कंफ्यूज होता है कि किरण होती यहाँ पर है और वो वहाँ से आती हुई दिखेगी, तो हम ये कहेंगे कि वो आती हुई प्रतीत हो रही है, अपनी
इस ऑप्टिक्स की भाषा में अपन ये कहेंगे कि वो किरण आती हुई प्रतीत हो रही है, वो दिखाई दे रही है ना। असल में वो आ कहीं और से रही है, बल्कि दिखाई कहीं और से आती हुई रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये भी इसको जो है मिलाता है ना। इस तरीके से आभासी तरीके से पीछे बढ़ाते हैं तो ये मिलाएगा, पीछे बढ़ाते हैं तो ये भी क्या करेगा, इस किरण को मिलाएगा, सारी किरणों को बिंदु F पर मिला देगा। तो ये गुण दोनों में विद्यमान होता है। ये असल में किरणों को मिलाता है, लेकिन ये आभासी तरीके से किरणों को जब पीछे बढ़ाते हैं तो मिलती हुई प्रतीत होती है। इसके लिए हम कुछ यूं कह देंगे कि ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ये बात इसके लिए हो जाएगी। दोनों ही बहुत आसान है। ये इस प्रकार से इसका गुण हो सकता है, आप ये कह सकते हैं। या इस कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम दर्पण के सामने बहुत सारी वस्तुएं रखेंगे और उनका प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेसन के आगे हम क्या देखेंगे, देखिए गोलीय दर्पण, और इसके बाद हम प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण किरणें हैं, उन किरणों का यूज़ लेंगे और बनाएंगे प्रतिबिंब। दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, और जैसा कि आपने देखा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के हैं, एक तो अवतल और एक उत्तल। तो अवतल दर्पण किस तरीके से प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण किस तरीके से प्रतिबिंब बनाता है, तो इसलिए सबसे पहला जो हम यहाँ पे देखेंगे वो ये देखेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब निर्माण। आप लोग ये समझ लीजिए कि प्रतिबिंब है क्या, किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, उसका एक प्रकार से छाया चित्र है, जो कि आईने में अगर आप देख रहे हो तो अपने आप का प्रतिबिंब आप देखते हैं, तो वो चित्र ही प्रतिबिंब है यहाँ पे। खैर, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ने से पहले हम वो चीज़ जानेंगे कि किरणें क्या होती है। अच्छा, किरणें 4 प्रकार की होती है। मैं आपको साथ ही ये चीज़ भी क्लियर कर दूं कि किरणें क्या है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको 4 प्रकार की किरणें बताने वाला हूँ, और उसमें से पहली जो आपकी किरण है वो रहने वाली है समांतर किरण। उसका नाम है समांतर किरण। देखिए, समांतर किरण क्या है। देखो, किरणों में सबसे पहली किरण समांतर किरण। यदि आपके पास इस तरीके से कोई अवतल दर्पण मौजूद है और ये उसकी मुख्य अक्ष और ये बिंदु है O, तो अगर कोई किरण इसके पृष्ठ पर समांतर आए, बात को समझना कि यदि कोई किरण इस पृष्ठ पर समांतर आए, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आए, तो वो हमेशा ही बिंदु F से गुजर जाती है। कहाँ से गुजर जाती है? F से। कहने का मतलब ये हुआ कि जो किरण समांतर आती है वो हमेशा ही कहाँ से गुजरती है? F से गुजरती है। ये पहला नियम है किरणों का, है ना। अगर आप पूछोगे कि अगर ये दर्पण यहाँ पे ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होता तो क्या ये यहाँ से गुजरती? बिल्कुल गुजरती। कैसे? कि ये आपका इस तरीके से है, और अगर उत्तल दर्पण के पृष्ठ पर कोई समांतर किरण आती है तो वो इस तरीके से लौट जाती है, लेकिन इसको जब जैसे ही हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी? F से गुजरती हुई प्रतीत होगी। और अब तक आपने ये देखा कि समांतर किरण कैसे गुजरती है। पहली किरण मैंने आपको बताया कि जो समांतर आएगी वो कहाँ से गुजरेगी? F से गुजरेगी। बस इतना सा याद रख लीजिए, और ये पहली किरण होगी, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी क्या बात याद रखनी है? दूसरी मैं आपको किरण बता रहा हूँ, और उस किरण का नाम है फोकसीय किरण। फोकसीय किरण। अब इस किरण में क्या होगा? देखो, फोकसीय किरण पहले मैं आपको इस वाले दर्पण यानी अवतल दर्पण के लिए बता रहा हूँ, और अवतल दर्पण में फोकसीय किरण का मतलब ये है कि अगर कोई किरण फोकस से होती हुई आई, अगर कोई किरण फोकस से होती हुई आई तो वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी। तो ये बात है इसके लिए कि अगर कोई किरण कहाँ से आई है? F पर आई है, F से आई है ना, तो वो किरण समांतर हो जाएगी। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये होती है फोकसीय किरण। अच्छा, सेम जो कॉन्सेप्ट है वो इस पे लागू करते हैं। अगर दर्पण ऐसा हुआ तो क्या होगा? ये लीजिए, इसकी मुख्य अक्ष है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई किरण फोकस से होती हुई आएगी, भाई फोकस थोड़ा सा नज़दीक रखते हैं इसको, तो अगर किरण फोकस से होती हुई आएगी तो वो भी क्या करेगी? इसके समांतर हो जाएगी। बस ये बात आपको याद रखनी है। तो
कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है। मैंने अब तक आपको ये बताया कि समांतर आने वाली किरण हमेशा ही कहाँ से गुजरती है, फोकस से। दूसरा कि फोकस से आने वाली किरण हमेशा ही कहाँ से गुजरती है, वो समांतर हो जाती है। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि भैया ये आपका दर्पण है और दर्पण से किरणें टकरा कर लौटती है। अगर कोई अपारदर्शी माध्यम है तो अपारदर्शी माध्यम से सदैव ही किरणें टकरा के लौटेगी। तो ये लौट रही है ना, और वो लौटेगी किस तरीके से, अगर वो समांतर आई है तो वो ऐप से होती हुई लौटेगी, अगर वो ऐप से आई है तो वो समांतर हो जाएगी और फिर लौटेगी, है ना। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर चलेगी। दो किरणें आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये दोनों ही किरणें, और ये हम काम में लेंगे आगे, है ना। तो पहली किरण मैंने आपको बताया कि जो किरण समांतर आती है वो हमेशा ही कहाँ से गुजरती है, एफ से। लेकिन दूसरा है कि जो किरण एफ से होती हुई आती है वो क्या हो जाती है, समांतर। एक दूसरे का उल्टा है तो हम बिल्कुल चीज़ों को याद रख सकते हैं। तीसरी किरण मैं आपको बता रहा हूँ, 4 किरणें हम डिस्कस करेंगे। तो तीसरी जो किरण है दोस्तों उसका नाम है आपके तिर्यक किरण। कौन सी वाली, तिर्यक किरण, है ना। तो वो तिर्यक किरण क्या करेगी, बात को समझिए। 2 किरणें हमने देखी है। अच्छा, तिर्यक किरण ये लीजिए, तीसरी मैं लिख रहा हूँ तिर्यक किरण, ये लीजिए। अब ये तिर्यक किरण जैसे कि ये लीजिए आपका दर्पण और साथ ही ये इसकी मुख्य अक्ष। तिर्यक किरण का मतलब है कि वो किरण जो सीधा ओ बिंदु पे आए, बस इतनी सी बात, नॉर्मल। तिर्यक किरण वो किरण है जो सीधा कहाँ पर आती है, ध्रुव ओ पर आती है। तो ये किरण क्या ओ पर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो ओ पर आने वाली किरण हमेशा उतने ही कोण से, जितने कोण से ये यहाँ पे आई थी उतने ही कोण से क्या करेगी, वो वापस लौट जाएगी। ये होगा तिर्यक किरण के साथ। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट उसके लिए भी लागू है, अगर ये लेंस ऐसा हुआ तब भी वो टकरा के क्या कर जाएगी, लौट जाएगी। जैसे अगर ये स्थिति भी हुई और ये इसकी मुख्य अक्ष रही है तो क्या करेगी किरण, ये सीधा ऊपर आई और ये उतना ही कोण बनाते हुए क्या करेगी, पुनः लौट जाएगी। तो ये तिर्यक किरण होती है। अच्छा, इसके अलावा एक और किरण है, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दे रहा हूँ, तीसरी, और क्या नाम है, तिर्यक, तिरछा, है ना। तो तिर्यक किरण, जो किरण तिर्यक आती है वो कहाँ से गुजर जाती है, समान कोण से, समान कोण बनाते हुए वापस नीचे की तरफ लौट जाती है। चौथी और अंतिम किरण वो हम बताने जा रहे हैं आपको, और उस किरण का नाम है लंबवत किरण। जो किरण लंबवत आएगी, लंबवत का मतलब वक्रता केंद्र से होती हुई आएगी। वक्रता केंद्र के बारे में हमने बात की है। चौथी किरण जिसे हम कहेंगे लंबवत किरण, और ये लंबवत किरण दोस्तों कैसे आएगी, ये लीजिए छोटा सा दर्पण, है ना, और ये इसका ध्रुव ओ। लंबवत किरण देखो, ये यहाँ पे मैंने बताया आपको कि वक्रता केंद्र होता है। इसको अगर आगे बढ़ाएं, आगे इसको बढ़ाएं तो क्या होगा कि इस वृत्त का केंद्र जो होगा, भाई आगे इसको बढ़ाएंगे गोल पृष्ठ को तो वृत्त बन जाएगा, और इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो केंद्र कहलाएगा वक्रता केंद्र, है ना। और जो किरण वक्रता केंद्र से होते हुए आ रही है वो एक प्रकार से लंबवत किरण है ना। पृष्ठ के क्या होगी, वो लंबवत होगी। तो ये लंबवत किरण, इसके साथ क्या होता है, ये जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते से क्या कर जाती है, वापस लौट जाए। जैसे ये टकराई और पुनः अपनी दिशा में लौट जाती है। तो ये किरण कहलाती है लंबवत किरण। जिस रास्ते से, जिस पथ से वो आई थी वो बिल्कुल उसी पथ से लौट जाएगी, है ना। तो ये लंबवत होगी, भले ही दर्पण कोई सा भी हो, अवतल हो या फिर उत्तल हो। तो चौथी किरण हमने बात की है इसकी, और ये है लंबवत आने वाली किरण। और जो लंबवत आएगी वो उसी पथ से लौट जाएगी, समान कोण से नहीं बल्कि उसी पथ से लौट जाएगी। ये बात होगी इस 4 किरणों के लिए। अब इन्हीं 4 किरणों पर आधारित हम डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं और क्या उन डायग्रामों की ट्रिक रहती है, ये बात भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बार तो हम बिल्कुल पूरा उसे समझ लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रिक बना के हम उसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दर्पण कौन सा लेंगे, अवतल दर्पण, है ना। और अवतल दर्पण से हम बहुत सारे क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आपको कैसे करना है, और उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। चलो,
यहाँ पर जैसे ये देखिए कि कोई है आपका दर्पण, और अब तक आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है। और अवतल की ही हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण ये इस तरीके से यहाँ पर बिंदु O जो कि ध्रुव के रूप में है, यहाँ पर बिंदु फोकस होता है, आपको पता है यहाँ वक्रता केंद्र होता है, और लास्ट में क्या होता है दोस्तों, अनंत होता है, यानी अनंत के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी करने वाले क्या है वो बात पहले समझ लीजिए कि पहले एक वस्तु लेंगे, वस्तु अनंत पर रखेंगे, और जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा वो हम बताएंगे, है ना। उसके बाद अनंत और C के बीच वस्तु को कहीं यहाँ पे रखेंगे, और फिर देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, वो सारी चीज़ें, है ना। और उसके बाद वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर, फिर देखेंगे उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है ना। और फिर इन दोनों के बीच यहाँ रखेंगे, फिर फोकस पे रखेंगे, फिर फोकस और O के बीच रखेंगे, और O तो फिर दर्पण का है बिंदु, है ना। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स होंगे जो हम अभी क्लियर करना चाहेंगे। जैसे अगर आपने वस्तु को दोस्तों अनंत पर रखा है तो अनंत से आने वाली किरणें हमेशा ही कैसी आती है, समांतर, इस बात को याद रखें, है ना। 2 किरणें प्रत्येक के लिए हम लेकर आएंगे, है ना। 2 किरणों का ध्यान रखना है, वो टकराएगी किस तरीके से, वो लौटेगी, बस वही, है ना। तो ये किरण इस तरीके से आई, और हमें पता है कि समांतर आने वाली किरण कहाँ से गुजरती है, एप से, यानी फोकस बिंदु से गुजरती है। तो ये किरण कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से, ये यहाँ से गुजरेगी, क्लियर। अब इस किरण की बात करते हैं, ये किरण भी समांतर आ रही है, भाई अनंत पे कोई वस्तु पड़ी है, अनंत का मतलब वो वस्तु बड़ी है और समांतर किरणें आएगी, है ना। और ये किरण अब कहाँ से लौटेगी, तो बात करना चाहेंगे कि ये किरण भी फोकस से, भाई समांतर आई है तो कहाँ से गुजरना है, इसको फोकस से गुजरना है। अब ये समझिए चित्र कहाँ पे बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब वहाँ बनेगा जहाँ दोनों किरणें टकरा रही है, जहाँ प्रतिच्छेदित एक दूसरे को कर रही है, जहाँ दोनों किरणें आपस में काट रही है, वहाँ पर उस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो जो वस्तु आपने अनंत पर रखी है उसका प्रतिबिंब दोनों किरणें कहाँ काट रही है, फोकस बिंदु पे काट रही है, यानी यहाँ पर काट रही है, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा दोस्तों, यहीं पर बनेगा। तो अगर इसका आंसर हमें देना, जैसे अगर पूछा जाता ही है, सवाल हमेशा ही यहाँ से पूछा जाता है, तो बस अपन को आंसर इसका देना है, डायग्राम बनाना है अच्छे से, और फिर दिशा भी किरणों की दर्शानी है, और उसके बाद इसका आंसर देना है। आंसर कैसे, आंसर में आपको ये लिखना है, सबसे पहली बात तो ये लिखनी है कि दर्पण का जो प्रतिबिंब, बिंब का जो प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो कहाँ पर बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है ना। तो प्रतिबिंब बनता कहाँ है, एप पर, है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एप पर, ऐसे आपको पूरा लिखना है ना, कि प्रतिबिंब बन रहा है फोकस बिंदु पर, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात लिखनी है कि उस प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो यहाँ पर तो आकार कैसा है, बिंदुवत, कैसा आकार है, बिंदु के समान। फिलहाल आप ये समझिए, उसके बाद बड़े डायग्राम भी हम बनाएंगे, है ना। उसके बाद अब आपको ध्यान देना है कि उसकी प्रकृति या उसकी स्थिति क्या होगी, है ना। भाई स्थिति में तो ये आ गया कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना, ऐप पर। दूसरी और तीसरी हम बात कर रहे हैं प्रकृति को लेकर। प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति अभी ये रियल में बन रहा है किरणें, अगर हम किरणों को पीछे बढ़ा के डैश डैश लाइन अगर काटती और वहाँ बनता तो वो काल्पनिक बनता, आभासी बनता। लेकिन ये रियल किरणें जो है वो काट रही है, इसलिए रियल बन रहा है, यानी वास्तविक बन रहा है। तो हम लिखेंगे कि वास्तविक, कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये इसका आंसर होगा, और ये हमारा पहला पॉइंट भी रहेगा। जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। और इसके अलावा अब एक तो वस्तु को अनंत पे रखा, और दूसरा हम वस्तु को रख सकते हैं कहाँ पर, अनंत और सी के बीच, दूसरा ये पॉइंट हो सकता है। तीसरा होगा सी पर, सी और एफ के बीच, एफ पर, है ना, एफ और ओ के बीच। तो इस तरीके से तो दूसरा नंबर है किसका, अनंत और सी के मध्य, है ना। तो ये मैंने दूसरा डायग्राम बनाने की कोशिश की है, और लिखता हूँ कि जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य हो। ये लीजिए, वस्तु को कहाँ पे रखा है, अनंत और सी के मध्य। तो डायग्राम बनाएंगे, ये लीजिए, ये लिया है अवतल दर्पण जिसकी बात चल रही है, और
ये उसका बिंदु O, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फोकस है, यहाँ पे कह रहा हूँ ये है, और यहाँ पर क्या है, अनंत। कहाँ रखना है वस्तु को? वस्तु को अनंत और C के बीच, ये लीजिए, ये यहाँ पे रखा। अच्छा, जो भी वस्तु है, इस वस्तु से किरणें आती है, भाई सूर्य है और सूर्य से टकरा के, वस्तु से टकरा के किरणें आती है। हम सीधा ले रहे हैं कि वस्तु से किरण निकल रही है। वस्तु से भला कैसे किरण निकलेगी? सूर्य वाली किरण टकरा के क्या कर रही है? वापस जा रही है, जो हमारी आंखों तक आ रही है या दर्पण तक जा रही है। तो लीजिए, एक किरण तो कैसी लानी है? समांतर, और ये समांतर सब में लानी। एक किरण समांतर, और सारे डायग्राम में एक किरण समांतर रखनी है। समांतर आती है, वो कहाँ से गुजरती है? हमें पता है कि समांतर आने वाली कहाँ से गुजरेगी? F से, ठीक है ना, ये गुजर गई। दूसरी बात, एक किरण लानी है F से, और F से आने वाली किरण क्या हो जाती है? समांतर। तो ये किरण समांतर हो गई। लीजिए, जहाँ ये दोनों काटेगी वहाँ से मुख्य अक्ष तक की दूरी, ये होगा इसका प्रतिबिंब। क्या होगा? प्रतिबिंब। तो यहाँ ये प्रतिबिंब बनेगा। भाई अगर ये किरणें मुख्य अक्ष पर काटती है तो हम कहेंगे कि बिंदुवत है, और अगर ये मुख्य अक्ष को छोड़ के कहीं और काटती है तो वहाँ से मुख्य अक्ष तक एक लाइन हम बनाएंगे, और उस लाइन को कहेंगे कि ये क्या है? प्रतिबिंब है। तो क्या आप बात को समझ रहे हैं? देखिए, ये वस्तु है और वस्तु का क्या बन गया है? यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया है, वस्तु का चित्र बन गया है दर्पण में, है ना। तो इस तरीके से ये बनेगा। अब लीजिए कि इसकी भी हमें क्या लिखनी है? स्थिति लिखनी है ना। तो सबसे पहले पहला पॉइंट रहेगा आपका स्थिति। स्थिति कहाँ पर है? स्थिति लोकेशन इसका बताना है, एड्रेस देना है। तो कहाँ पर है? F और C के बीच। F और C के बीच, तो स्थिति है F व C के बीच प्रतिबिंब बन रहा है, F व C के मध्य बन रहा है। दूसरा हमें क्या लिखना है? दूसरा लिखना होता है आकार। इसमें तो बिंदुवत था क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा था। मुख्य अक्ष के ऊपर जितने भी जो प्रतिबिंब बनेंगे वो प्रतिबिंब बिंदुवत होंगे। चलिए, आकार को लेकर बात होनी है। और आकार क्या है? भाई आकार जो भी है, जैसा भी है, लेकिन वस्तु से तो कैसा होगा? छोटा होगा। तो वस्तु से छोटा या छोटा, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रकृति हमको बतानी है, और प्रकृति इसकी भी क्या होगी? वास्तविक। भाई अवतल से बनने वाले जो भी प्रतिबिंब है वो वास्तविक होंगे। मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ। ये हेडिंग आ गई, मतलब सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? वास्तविक। केवल एक को छोड़ के, वो एक कौन सा होगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन प्रकृति की अभी बात कर रहे हैं। और प्रकृति कैसी होगी रे? वास्तविक होगी, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तीसरी बात, अब तीसरा आपको बताना है। अब वस्तु को अनंत और C के बीच तो हमने ले लिया है, यानी वस्तु को यहाँ तो हमने ले लिया है, यहाँ ले लिया है। अब कहाँ? वक्रता केंद्र पर लो। फिर वक्रता केंद्र और इस F के बीच लेंगे कहीं पे। तो फिलहाल वक्रता केंद्र पर लेने की बात यहाँ पे हो रही है। तो वक्रता केंद्र पर जब वस्तु होगी तो क्या होगा? तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरी के बाद तीसरी स्थिति है, और वो तीसरी स्थिति मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, और उसी ट्रिक के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो लीजिए, मैंने आपसे कहा कि वस्तु को कहाँ रखना है दोस्तों? वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना है ना। और ये लीजिए, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा, दर्पण बिल्कुल इस तरीके से आपको बनाना है, और ये इसका मुख्य अक्ष, और ये बिंदु O। बिंदु यहाँ पर F है और बिंदु यहाँ पर C है। वस्तु को अभी कहाँ लेना है? C पर। और कहना है कि जब वस्तु C पर हो, तो तीसरा पॉइंट, जब वस्तु कहाँ हो? C पर हो। जब वस्तु C पर हो, ठीक है ना। लीजिए, मैंने कहा सब में एक किरण समांतर आएगी, मतलब आएगी, यानी कि समांतर आएगी, और समांतर आने वाली कहाँ से गुजरेगी? F से। तो ये लीजिए, समांतर आने वाली कहाँ से गुजर गई? F से। मैंने कहा दूसरी किरण फोकस से लानी है, और जो किरण फोकस से आती है वो समांतर हो जाती है। जैसे कि ये फोकस से आई है और क्या हो गई है? समांतर। लीजिए, ये फोकस से गई, यहाँ टकराई, और क्या हो गई? ये समांतर हो गई। ये लीजिए, यहाँ ऐसे, है ना। अब ये किरण जो समांतर हुई है, अगर आप स्केल से बनाते हो, स्केल से अगर किरणों को सीधा रखते हो, है ना, बोर्ड पर थोड़ा मुश्किल, तो किरणों को अगर आप बिल्कुल सीधा रखोगे कॉपी में, स्केल का प्रयोग ऑप्टिक्स में करोगे आप, तो बिल्कुल आंसर सटीक आएगा। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C पर बनेगा। जैसे C पर अगर किसी वस्तु को आपने रखा है तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा दोस्तों? C पर बनेगा, है ना। तो C पर बनेगा, वस्तु C पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या होगी? स्थिति, और वो होगी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C पर।
दूसरी बात, उसका आकार क्या होगा, सी से सी पर बन रहा है, मतलब आकार वस्तु के क्या होगा, बराबर, ना बड़ा ना छोटा। उसके बाद आकार के बाद हम बात कर रहे हैं प्रकृति की, और मैंने कहा कि सारे कैसे बनेंगे, वास्तविक, वास्तविक व उल्टे। देखो ये प्रतिबिंब उल्टा है और ये प्रतिबिंब भी क्या है, उल्टा। तो वास्तविक के साथ साथ आप ये भी लिखेंगे कि ये प्रतिबिंब क्या है, उल्टा। और इसमें सारे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे बनते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे तीसरी स्थिति देख सकते हैं, और तीनों ही स्थितियाँ बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हैं। और देखिए अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी स्थितियाँ 3 तो हुई है लेकिन 3 और है ना। तो ये सारी स्थितियाँ आपको याद कैसे करनी है, बस वो चीज़ जान लीजिए और उसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। तो देखिए यहाँ पे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। भाई अपन ने फिलहाल आंसर निकाला है तीसरे का, ये दूसरे का, है ना। तो अब अपन को क्या करना है कि एक दर्पण बनाना है। ये लीजिए, मैं एक दर्पण यहाँ पे बना रहा हूँ, कोई सा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और एक बनानी है मुख्य अक्ष। ये बिंदु है O, जो तो क्या है, इस पृष्ठ पर है, इससे कोई लेना देना हमें खास है नहीं, लेकिन वस्तुएं जहाँ जहाँ रखते हैं वो नोट करवा दीजिए एक बार। ये C और ये अनंत। उधर अगर चलना चाहेंगे तो यहाँ पर दूसरा फोकस है, वक्रता केंद्र है, और क्या है, अनंत। ये होगा ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इसमें काम नहीं आएगा, लेकिन ये ज़रूर काम आएगा कहाँ पे, जब हम दूसरा वाला दर्पण पढ़ रहे होंगे। तो दूसरे वाले के लिए तो कोई खास स्थितियाँ है नहीं, लेकिन एफ सी और अनंत उधर भी है और एफ सी और अनंत इधर भी है। बात को समझो। देखो एक टेबल आपको यहाँ पे बनानी है। टेबल कैसे बनानी है, छोटी सी, बस इतनी सी, और इसको याद कर सकते हैं और याद नहीं कर सकते तो आप इसे बना सकते हैं। 3 यहाँ पे पॉइंट रखने हैं आपको। मैं यहाँ पर लिखूँगा वस्तु की स्थिति, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं, वो, है ना। और मैं क्या करूँगा, देखो अनंत सी एफ, अनंत सी एफ, पहले हिस्से में, टेबल के पहले हिस्से में अनंत सी और एफ। मैंने इन तीनों को उठाया और सारणी के पहले हिस्से में डाल दिया। फिर मैंने इन तीनों को उठाया और सारणी के नीचे वाले हिस्से में डाल दिया, एफ सी और अनंत। क्या आप समझे, मैंने इन तीनों को, अनंत सी और एफ, इसको उठाया और यहाँ डाल दिया, इन तीनों को उठाया और यहाँ डाल दिया, बस अपने सारे के सारे दर्पण निपट गए। कैसे निपटे, समझो कि यदि वस्तु अगर कोई कहीं पर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। बात को समझे, टेबल ये कह रही है आपसे कि अनंत पर यदि वस्तु है तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, यदि वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, सी पर, जैसा कि अभी आपने देखा। और अगर वस्तु एफ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ये 3 तो चीज़ें सॉल्व हुई है कि अनंत पर है तो एफ पर, सी पर वस्तु रखी है तो सी पर ही बनेगा, एफ पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। लेकिन अभी टेबल का महत्व खत्म नहीं होता। समझिए कि यदि अगर वस्तु अनंत और सी के बीच पड़ी है, वस्तु अनंत और सी के बीच पड़ी है तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा, जो चौथा होगा, है ना। अगर वस्तु अनंत और सी के बीच यहाँ पड़ी है तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच यहाँ बनेगा। अगर वस्तु सी और एफ के बीच यानी यहाँ पड़ी है तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच यानी यहाँ बनेगा। हो गया ना। तो इस तरीके से अवतल दर्पण की सारी स्थितियां आप याद कर सकते हैं इस टेबल के माध्यम से। अनंत सी एफ और एफ सी अनंत, क्या ये हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। और अनंत सी और एफ सी और अनंत, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सारणी का महत्व खत्म नहीं होता। कैसे कि बीच वाली स्थिति, अगर वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सारणी कह रही है कि सी पर बनेगा, और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर आकार में, है ना, वस्तु के बराबर होगा। लेकिन इससे इधर वाले, जो ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों प्रतिबिंब कैसे होंगे, वस्तु से छोटे। अच्छा, उसके बाद उधर के 2, बीच वाले तो बराबर, इसके बाद उधर के 2 यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों वस्तु से क्या होंगे, बड़े। ये दोनों वस्तु से बड़े। इस टेबल में जितने भी प्रतिबिंब बन रहे हैं वो सारे प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे बनेंगे, वास्तविक व उल्टे बनेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? इतने ज़्यादा डायग्राम बनाने की आवश्यकता रही नहीं है। सीधी सी बात है,
कि ये टेबल आप लोग याद कर लो और इस टेबल का जो महत्व मैंने अभी समझाया है वो बस समझ में डाल लो एक बार, और उसके बाद सारे के सारे प्रतिबिंब आप लोग बना सकते हैं। लेंस से लेकर भी प्रतिबिंब है, उसको लेकर भी पूरे यानी काफ़ी सारे जो प्रतिबिंब आप वहाँ पे बनाएंगे, देखेंगे आप 16-17 प्रतिबिंब कुल मिला के बनते हैं। तो वो सारे के सारे टेबल के माध्यम से याद करवा दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये समझिए कि सी से सी पर बराबर, उधर सारे छोटे इधर सारे बड़े, सारे वास्तविक एवं क्या होंगे, उल्टे। अवतल के लिए वास्तविक एवं उल्टे इस सारणी से बनने वाले है ना। दूसरे प्रतिबिंब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस सारणी से जो भी 5 प्रतिबिंब आप देख रहे हैं वो सारे वास्तविक एवं क्या बनेंगे, उल्टे। अच्छा, एग्जाम में कहीं मान लो मिस्टेक हो भी रही है तो आपको ये पता है कि अनंत पे वस्तु लिए मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर, तो आप किरणों को मिला सकते हैं स्केल रख के। सी से सी पर तो आप किरणों को स्केल रख के नहीं मिल रही है जबरदस्ती उसे मिला सकते हैं, लेकिन आंसर क्या निकालेंगे, सटीक। तो ये चीज़ हो सकती है। इसी के साथ आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें। धन्यवाद।